आज के कक्षा 12 भौतिक विज्ञान का 2025 का सेट 2 हल करेंगे। इसमें हमारा पहला जो प्रश्न है, देखते हैं। पहला जो प्रश्न है वो हमें दे रखा है क्या। आज देखिए, दो बिंदु आवेशों के बीच दो बिंदु आवेशों के बीच 80 न्यूटन का विद्युत बल कार्य करता है। जब इन्हीं आवेशों को एक परावैद्युत माध्यम में रखते हैं तब विद्युत बल 8 न्यूटन हो जाता है। माध्यम का परावैद्युतांक होगा। क्या निकालना है? माध्यम का परावैद्युतांक होगा। ठीक है, देखिए यहां से पहले सवाल को हल करते हैं। फिर आपका जो ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन इसमें क्या दे रखा है? 0.1, दूसरा ऑप्शन दे रखा है 10, तीसरा ऑप्शन दे रखा है 16 और चौथा दे रखा है 640। तो इसको हल करके फिर चेक करते हैं क्या देता है। ठीक है, क्या होता है कि माध्यम का परावैद्युतांक के जो है, पहले क्वेश्चन के लिए हम लोग कर रहे हैं, याद रखिएगा। पहले क्वेश्चन का पहले का क प्रश्न उत्तर नंबर 1 का क। ठीक है, माध्यम का जो परावैद्युतांक होता है के, वह आपका क्या होता है? बराबर होता है वायु बल, या कह सकते हो बल F0 को हम कहते हैं, जो आपका होता है क्या, वात के लिए, या फिर कह सकते हो वायु के लिए। दूसरा होता है माध्यम का बल Fm। माध्यम का बल क्या होता है? Fm। इस प्रश्न में क्या दे रखा है? F0 का जो मान दे रखा है वह आपको दे रखा है 80, और Fm का जो मान दे रखा है वह आपको दे रखा है 8। तो 8 से अगर हम कट करते हैं इसको, तो 8 का पहाड़ा से 8 काटेंगे तो एक बार में कटेगा, और 8 के पहाड़ा को अगर 80 में भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 10। कुल मिला के कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। परावैद्युतांक कितना आ जाएगा? 10। जो हमारा ऑप्शन है प्रश्न में दे रखा है, उसको देखिए कि आपका दूसरा ऑप्शन सही होगा। ये दूसरा ऑप्शन आपका क्या होगा? सही होगा। ठीक है, दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न कह रहा है नाभिकीय प्रक्रिया में x है। क्या देखा है? निम्न नाभिकीय प्रक्रिया में x है। नाभिकीय जो अपक्रिया दे रखा है उसको हम लोग देखते हैं। 2He4 प्लस 7 नाइट्रोजन 14 यानी 14, तीर का निशान बनाया हुआ है। फिर क्या किया है? 8 ऑक्सीजन 17 प्लस x। ठीक है, इसको देखते हैं। पहले का प्रश्न उत्तर संख्या पहले का ख। चलिए इसको देखते हैं क्या कर सकते हैं इसके लिए। ख के लिए प्रश्न संख्या पहले का ख, ऑप्शन वाले क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं अभी, एक एक नंबर के। तो ख में क्या दरकार है? नाभिकीय अभिक्रिया में द्रव्यमान संख्या जो होता है, क्या लिख सकते हैं? नाभिकीय नाभिकीय ध्यान से देखिएगा। नाभिकीय अभिक्रिया में नाभिकीय अभिक्रिया में क्या होता है आपका? द्रव्यमान संख्या द्रव्यमान संख्या द्रव्यमान संख्या जो है आपका, ठीक है, और परमाणु संख्या परमाणु संख्या संरक्षित होते हैं, संरक्षित रहती है
ठीक है। नाभिकीय अभिक्रिया में जो है द्रव्यमान संख्या और परमाणु संख्या संरक्षित रहती है, ऐसा हम लोग जानते हैं। ठीक है। तो अभिकारकों का द्रव्यमान संख्या निकाल लेते हैं, जो होता है वो उत्पादों के द्रव्यमान संख्या के बराबर होगा, क्योंकि नाभिकीय अभिक्रिया में द्रव्यमान संख्या और परमाणु संख्या सुरक्षित रहती है। तो इससे क्या तात्पर्य है कि अभिकारकों का द्रव्यमान संख्या जो होगा वो उत्पादों के द्रव्यमान संख्या के बराबर होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, अभिकारकों का द्रव्यमान संख्या बराबर उत्पादों का द्रव्यमान संख्या। ध्यान से देखिएगा, अभिकारकों का द्रव्यमान संख्या बराबर उत्पादों का द्रव्यमान संख्या। तो अगर हम देखते हैं समीकरण, तो हमें क्या दे रखा है, हीलियम का परमाणु द्रव्यमान कितना दे रखा है अभिकारकों में, 4, प्लस नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना दे रखा है, 14। ये बराबर किसके होने चाहिए, ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान दे रखा है 17, प्लस आपके एक्स का नहीं पता तो हम इसको एक्स ही लिख लेते हैं। ठीक है। 14 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 18 बराबर 17 प्लस एक्स। हम यहां से क्या लिख सकते हैं हम लोग, एक्स बराबर 18 माइनस 17 बराबर 1 यूनिट हम लिख लेते हैं यहाँ पीछे। ठीक है, 1 हो गया हमारा। इसी प्रकार हम लोग क्या कह सकते हैं, इसी प्रकार क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं इसी प्रकार अभिकारकों का परमाणु क्रमांक अभिकारकों का परमाणु क्रमांक परमाणु क्रमांक बराबर हो जाएगा आपका उत्पादों का परमाणु क्रमांक। उत्पादों का परमाणु क्रमांक। ठीक है। देखिए क्या है, हमें क्या दे रखा है अभिक्रिया के अंदर, हीलियम दिया है, हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना है 2, प्लस नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना दिया है 7 बराबर उत्पादों में ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना है 8 प्लस एक्स। याद रहे एक्स का परमाणु क्रमांक हमें नहीं पता, इसी का तो पता करना है। सकते हैं क्या, एक्स बराबर 7 और 2 9 माइनस 8, एक्स का जो मान आ गया वो कितना आ गया 1। मतलब जो एक्स आपका परमाणु है उसका परमाणु क्रमांक हमें पता चल गया 1 और परमाणु द्रव्यमान पता चल गया 1। ठीक है, परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान। ठीक है, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इसलिए ये कण एक्स जो है, एक्स
का प्रतीक या प्रतीक 1 1 x, यानी कि इसका परमाणु क्रमांक 1 और परमाणु द्रव्यमान भी 1 है जो प्रोटॉन प्रोटॉन पी या हाइड्रोजन 1H1 को दर्शाता है, को दर्शाता है। मतलब आपका जो विकल्प दे रखा है पहला प्रोटॉन, वह आपका सही होगा। इस क्वेश्चन में, इस प्रश्न में जो आपको विकल्प दे रखा है पहला, वह आपका सही होगा। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। क कर लिए हम लोग, ख हो गया। अब ग देखते हैं। हाइड्रोजन परमाणु की दो उत्तरोत्तर कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग में अंतर होता है। ठीक है, इसको देखते हैं हम लोग। इस वाले को देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, देख देखिए क्या दे रखा है। इसमें दे रखा है आपको इस प्रश्न में बोर के, अगर हम देखते हैं तो बोर के परमाणु मॉडल के अनुसार हम कह सकते हैं एनवी कक्षा के लिए एनवी कक्षा के लिए ये लिखते हैं हम लोग। ये आपका है 1 का ग नंबर क्वेश्चन है। पहले तो इसको देख, 1 का ग है। हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर के परमाणु मॉडल के अनुसार मॉडल के अनुसार ठीक है, एनवी कक्षा के लिए, एनवी कक्षा के लिए या एनवी कक्षा में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग, इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग 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 इसको हम दिखाते किससे, कैपिटल एल स्मॉल एन से। इसको हम लिख सकते हैं क्या, एल एन बराबर एन अपॉन एन इंटू एच अपॉन 2 पाई, जहां एन क्या है मुख्य क्वांटम संख्या और एच क्या है प्लांक कांस्टेंट है, यानी प्लांक नियतांक है। क्या है, एन क्या है मुख्य क्वांटम संख्या है, लिख लेते हैं यहाँ पे, जहां एन क्या है आपका मुख्य क्वांटम संख्या, क्या क्वांटम संख्या और एच आपका क्या है प्लांक नियतांक, प्लांक नियतांक। ठीक है, तो हमारा इस प्रश्न का
विकल्प कौन सा सही होगा? तो पहला होगा। इसमें पूछा क्या गया था हम लोग से, कक्षा में लेटान के कोणीय संवेग में अंतर होता है, तो h/2 जो है वो हमारा सही विकल्प होगा। ठीक है, पहली कक्षा के लिए यहाँ पे ले लेंगे ये। दूसरा हमें प्रश्न क्या दे रखा है उसको देखते हैं। दूसरा जो प्रश्न दे रखा है उसको, मतलब ग के बाद वाला, कह रहा है अल्फा कण के प्रकीर्णन के रदरफोर्ड प्रयोग में जिस बल के कारण अल्फा कण प्रकीर्णित होते हैं वह बल है। ऑप्शन दे रखा है गुरुत्वीय बल, कामीय बल, नाभिकीय बल और चुंबकीय बल। ठीक है, देखिए क्या होता है, रदरफोर्ड के प्रयोग में अल्फा कण एक पतली सोने की पन्नी के नाभिक के पास से गुजरते हैं। दोनों धनावेशित होने के कारण के बीच स्थिर वैद्युत प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। नाभिक भी आपका क्या होता है धनावेश, अल्फा कण भी क्या होता है आपका धनावेश, इसलिए दोनों के बीच में क्या होता है प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। इसी बल को कूलाम बल कहते हैं, जिसके कारण अल्फा कण अपनी मूल दिशा से विचलित हो जाते हैं। ठीक है, तो हमारा जो विकल्प होगा वह है आपका दूसरा सही है इसका। ठीक है, कौन सा सही होगा? दूसरा। फिर से सुनिए, प्रश्न दे रखा है अल्फा कण के प्रकीर्णन के रदरफोर्ड प्रयोग में जिस बल के कारण अल्फा कण प्रकीर्णित होते हैं वह बल है। मैंने आपको इसमें बताया नाभिक भी क्या होता है आपका धनावेश होता है, अल्फा कण भी क्या होता है आपके धनावेश होते हैं। तो कूलाम का जो नियम है, तो बिंदु आवेशों के बीच में लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, ये आपका यहाँ पे होगा कामीय बल ही होगा। दोनों धनात्मक है तो दोनों के बीच में प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न दे रखा है आपका विद्युत चुंबकीय विकिरण स्पेक्ट्रम में पराबैंगनी विकिरण का आवृत्ति परास है। पराबैंगनी विकिरण का आवृत्ति प्रकाश परास है। तो देखिए क्या है, जब हम लोग स्पेक्ट्रम के लिए देखे थे, पढ़े थे उसके, या आपको पढ़ाया गया था कक्षा में, तो आप लोगों ने ये देखा था कि दृश्य प्रकाश के ऊपर, ठीक है, दृश्य प्रकाश के ऊपर और एक्स किरणों के नीचे आपका पराबैंगनी प्रकाश होता है। आपका क्या होता है पराबैंगनी प्रकाश होता है। तो जिसका आपका तरंग प्रकाश क्या होता है 3 × 10⁻14 से 3 × 10⁻16 हर्ट्ज तक होता है, क्योंकि पराबैंगनी प्रकाश आपका एक्स किरणों के नीचे और दृश्य प्रकाश की तरंगों के ऊपर होता है। तो यह आपका हो जाए 3 × 10⁻14 से 3 × 10⁻16। तो विकल्प जो है आपका इसका, आपका अंगा का तीसरा सही है। क्या है? तीसरा सही है, 3 × 10⁻14 से 3 × 10⁻16 हर्ट्ज तक। ये विकल्प आपका सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इसको। सूर्य पृथ्वी की सतह पर 0.5 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, इसका प्रतिबिंब 50 सेमी फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से बनाया जाता है। प्रतिबिंब का व्यास होगा, ऑप्शन दे रखा है 1.0 सेंटीमीटर, 5.0 सेंटीमीटर, 0.76 सेंटीमीटर, 0.43 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपको विकल्प दिए गए हैं। ठीक है, इसको हल करते हैं और फिर देखते हैं इसका क्या सही आंसर होगा। तो हम लोग क्या करने जा रहे हैं, प्रश्न 1 का च वाला क्वेश्चन। प्रश्न 1 का च, देखिए क्या दिया है, सूर्य द्वारा बनाया गया कोण, सूर्य द्वारा द्वारा बनाया गया कोण
हम थीटा मान लेते हैं बराबर किसके है, 2.5 के। ठीक है, लेंस की फोकस दूरी कितना दे रखा है, लेंस की फोकस दूरी लेंस की फोकस दूरी एफ बराबर कितना दे रखा है आपको, 50 सेंटीमीटर। ठीक है, तो क्या है, प्रतिबिंब का जो व्यास होता है कैपिटल डी, वह आपका बराबर होता है एफ इंटू थीटा के। ठीक है, जहां थीटा क्या है, रेडियन में हो, थीटा क्या हो, रेडियन में। अभी हमें दिया किसमें, डिग्री में। तो थीटा को सबसे पहले जो हमें दिए रखा है 5 डिग्री, उसको रेडियन में बदलते हैं। हाँ, थीटा को किस में बदल देते हैं, रेडियन में। तो हमें थीटा का मान क्या दे रखा है, यहाँ देखिए, थीटा बराबर दे रखा है 0.5 डिग्री। इसको रेडियन में बदलेंगे तो लिखेंगे क्या, 2.5 विथ पाई बटे 180 रेडियन में बदलने के लिए। अब हम इसको और क्या लिख सकते हैं, 0.5 विथ पाई का मान होता है 3.14 बटे 180। ठीक है, इसको जब हम हल करेंगे तो ये हमारा मान देगा क्या, 2.00827 रेडियन। क्या आएगा, रेडियन। आप इसे भाग दे दीजिएगा, इतना ही आएगा। ठीक है, अब हमारा सूत्र क्या दे रखा है, डी यानी जो व्यास है वह होगा आपका कैपिटल डी बराबर एफ। एफ हमें कितना दे रखा है, 50 सेंटीमीटर। और थीटा का मान कितना आया है हमारा, 0.00827 रेडियन। ठीक है, आप यहां से देख सकते हैं ये आपको दे रखा है। अब इन दोनों का जब गुणा करेंगे, इन दोनों का जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 0.43635। आप इसका गुणा करके चेक कर सकते हैं, ना आएगा ये। ठीक है, इतना सेंटीमीटर आपका क्या आ जाएगा, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, तो करीब करीब हम लोग कह सकते हैं आपका विकल्प संख्या चौथा सही होगा, जो दिए रखा है 0.43 यह आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगले प्रश्न को हम लोग चलते हैं। जो अगला प्रश्न हमें दे रखा है, अगला प्रश्न में क्या दे रखा है, खंड ब से जो 2 का क है, पहला क्वेश्चन, डी ब्रागली तरंगदैर्घ्य को गतिज ऊर्जा के पदों में व्यक्त कीजिए। कह रहा है डी ब्रागली तरंगदैर्घ्य को गतिज ऊर्जा के पदों में व्यक्त कीजिए। ठीक है, इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। इसको मैं पीपीटी के माध्यम से आपको समझा रहा हूं। यहां देखिए, प्रश्न खंड क, सॉरी खंड आपका यह ब, यहाँ गलती से क लिखा गया है। क्या आपका खंड क्या है, ब है, क नहीं आपका ब है। ठीक है, प्रश्नोत्तर संख्या 2 क, इलेक्ट्रॉन या किसी कण को दे ब्रागली तरंगदैर्घ्य लैम्डा का सूत्र होता है आपका लैम्डा बराबर h/p, जहां h क्या है, प्लांक नियतांक, और p क्या है, कण का संवेग। ठीक है, संवेग क्या है p, द्रव्यमान क्या है m, और वेग क्या है v के गुणनफल के बराबर होता है। संवेग क्या होता है, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के बराबर होता है। p बराबर m इंटू v हम इसे लिख सकते हैं। कण की गतिज ऊर्जा k का सूत्र होता है k बराबर 1/2 mv स्क्वायर। इस समीकरण को 2m से
गुणा करने पर, 2m से मतलब दोनों तरफ, दोनों पक्षों में, बाएं पक्ष और दाएं पक्ष में 2m से गुणा करने पर। जब गुणा करेंगे तो बाएं पक्ष में क्या हो जाएगा, 2mk बराबर एम स्क्वायर वी स्क्वायर। तो इसको मैं लिख सकता हूँ एम बी का होल स्क्वायर, और एम बी किसके बराबर होता है, पी के, तो क्या हो जाएगा पी स्क्वायर। इसका मतलब पी स्क्वायर बराबर क्या हो गया 2mk, या 2mk बराबर क्या हो गया पी स्क्वायर। तो p का अगर हम क्या करेंगे, स्क्वायर हटाएंगे तो इस तरफ क्या आएगा, करनी लगेगा, तो p बराबर लिख सकते हैं √2mk, या करनी में कह सकते हो 2mk। अतः संवेग p की गतिज ऊर्जा के पदों में व्यक्त करने पर p बराबर क्या आ जाएगा, करनी में 2mk। इस मान को दे ब्रागली तरंगदैर्घ्य के सूत्र में रखने पर गतिज ऊर्जा के पदों में दे ब्रागली तरंगदैर्घ्य प्राप्त होता है। ठीक है, तरंगदैर्घ्य क्या था, लैम्डा बराबर h/p। p का मान अगर हम यहाँ पे रखते हैं तो ये हो जाएगा लैम्डा बराबर h/2mk, जो आपको सही उत्तर आपका मिल गया। यहाँ पे आपको पूछा गया था दे ब्रागली के सूत्र में रखने पर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, गतिज ऊर्जा के पदों में दे ब्रागली का तरंगदैर्घ्य प्राप्त हो जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि अपवर्तक तल से प्रकाश किरण का पूर्ण आंतरिक परावर्तन तभी संभव है जब प्रिज्म कोण A का मान साइन इनवर्स 1/n से अधिक हो, जहां n प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक है। ठीक है, हम लोग देखते हैं इसको, चलिए देखते हैं इसको क्या होता है। आपका खंड ब का प्रश्न उत्तर संख्या 2 का ख है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्त क्या होता है, वो देखते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन तब होता है जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करने का प्रयास करती है। सघन माध्यम में आपका क्या हो सकता है, कांच हो सकता है, जल हो सकता है, और विरल माध्यम का मतलब आपका निर्वात हो सकता है, वायु हो सकता है। ठीक है, और आपतन कोण I का मान क्रांतिक कोण C से अधिक होता है। ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्त क्या है, आप इसमें क्या होता है, आपतन कोण I का मान क्रांतिक कोण C के मान से हमेशा अधिक होता है। इसलिए हम लिखते हैं क्या, I इज ग्रेटर देन C। I क्या है, आपतन कोण, C क्या है, क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण C और अपवर्तन कोण N। ठीक है, क्रांतिक कोण पर अपवर्तन कोण 90 डिग्री होता है। ध्यान रखिएगा कि क्रांतिक कोण पर जो अपवर्तन कोण होता है वो हमेशा क्या होता है, 90 डिग्री होता है। स्नेल के नियम के अनुसार, स्नेल के नियम के अनुसार n साइन C बराबर क्या होगा, 1 साइन 90 डिग्री। तो साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है, 1। तो 1 और 1 का गुणा करेंगे तो 1 ही हो जाएगा। तो लिख सकते हैं n साइन C बराबर 1। तो साइन C बराबर 1/n। तो हमें यहाँ से लिख सकते हैं C बराबर साइन इनवर्स 1/n। ठीक है, तो C का मान क्या है, C क्या है, I से कम है, यानी I का मान C से अधिक है। तो हम इसे लिख सकते हैं I इज ग्रेटर देन साइन इनवर्स 1/n। यह सिद्ध होता है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन तभी संभव है जब सघन माध्यम में आपतन कोण I का मान साइन इनवर्स 1/n से अधिक हो। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। यदि आपको ये वीडियो देखने से कुछ सीखने को मिलता है तो आप इसे लाइक कीजिए, इसमें आप अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न कह रहा है, समान लंबाई के तांबे के 2 तारों के व्यासों का अनुपात। समान लंबाई के तारों के देखिए ध्यान से, समान लंबाई के तांबे के 2 तारों के व्यास का अनुपात 2:1 है। 2:1 है। इनके प्रतिरोधों की तुलना कीजिए। क्या कह रहा है, व्यास दिया है और प्रतिरोधों की तुलना करने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, वो व्यास दे रखा है और प्रतिरोधों की तुलना करने के लिए कहा जा रहा है, उसको हम लोग करते हैं। देखिए, किसी चालक का प्रतिरोध R निम्न सूत्र द्वारा दिया जाता है। क्या होता है, R, कैपिटल R बराबर होता है रो
एल अपॉन ए, जहाँ रो क्या होता है, प्रतिरोधकता होता है, एल क्या होता है, लंबाई, और ए क्या है, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल है। ठीक है, समान है तांबा, सामग्री क्या है, समान है तांबा, इसलिए प्रतिरोधकता रो समान है, लंबाई एल समान है। व्यास का अनुपात दे रखा है D1 अनुपात D2 बराबर 2 अनुपात 1 है, 2 अनुपात 1 है। चलिए देखते हैं हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हल करते हैं। हम लोग जानते हैं कि प्रतिरोध जो होता है कैपिटल आर, वो आपका क्या है, रो और एल अपॉन ए के बराबर है, एल अपॉन ए के बराबर है। जहां लंबाई और प्रतिरोधकता दोनों ही समान होंगी, कि समानता चालकता रहे, तो हम इसे कह सकते हैं कि आर जो होगा वह समानुपाती होगा 1/a के, 1/, किसके, ए के, क्योंकि एल और ए रो आपके समान है। और आर जो होगा वह समानुपाती होगा इसके 1/r² के, 1/r² के। आर यहाँ स्मॉल आर क्या है, आपका क्या है, उसका त्रिज्या, क्योंकि कैपिटल ए बराबर हम लोग क्या जानते हैं, पाई r²। पाई कांस्टेंट है तो पाई को लेंगे नहीं, तो ए किसके डायरेक्ट हो जाएगा, आर के, तो हम क्या कहेंगे, प्रतिरोध जो होगा 1/r के क्या होगा, 1/r² के समानुपाती होगा। ठीक है, और हम लोग जानते हैं कि जो r है, यानी जो r व्यास होता है, वह आपका इसके बराबर होता है 2r के, इसके बराबर होता है 2r के, या हम लोग कह सकते हैं r बराबर क्या होता है, d/2। r बराबर किसके होता है, d/2, इतना हम लोग जानते हैं। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, ये जानते हैं त्रिज्या क्या होता है, व्यास का आधा होता है, क्या होता है, व्यास का आधा। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं कि r बराबर, r तो बराबर होगा और d/2 के होगा। तो इसका मतलब r को हम लिख सकते हैं, r समानुपाती किसके होगा, r जो समानुपाती होगा 1/d² के होगा, 1/d² के होगा। ठीक है, तो भी आपका कांस्टेंट है, उसे भी हम छोड़ देते हैं। आगे देखिए, तो अब हम लिख सकते हैं इसके क्या है, R1 अनुपात R2, यहां से देखिएगा, हम लोग इसके आगे क्या लिखते हैं, R1 जो होगा अनुपात R2, ये हो सकता है बराबर आपके D2 का स्क्वायर अपॉन D1 का स्क्वायर, अपॉन किसके होगा, D1 का स्क्वायर। ठीक है, तो हम इसको फिर से लिख सकते हैं क्या, R1/R2, R1/R2। देखिए D1 आपको कितना दे रखा है, D2 कितना दे रखा है, 1, तो 1 का स्क्वायर, और D2 कितना दे रखा है, D1 आपको कितना दे रखा है, 2, तो 2 का स्क्वायर। यहां से हो जाएगा क्या, R1 अनुपात R2 बराबर 1/4, 1/4। क्या हम इसी को लिख सकते हैं क्या, R1 अनुपात R2 बराबर 1/4। ठीक है, तो ये आपका प्रश्न का उत्तर हुआ। ठीक है, अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं फिर से। ये 2 ग था आपका, अगला क्वेश्चन है हमारा ग, प्रखंड ब का प्रश्नोत्तर संख्या 2 के घ। प्रकाश विद्युत प्रभाव में टेहली तरंगदैर्घ्य से क्या तात्पर्य है, प्रकाश विद्युत प्रभाव में टेहली तरंगदैर्घ्य से क्या तात्पर्य है, चलिए देखते हैं। खंड ब प्रश्नोत्तर संख्या 2 घ का उत्तर देखते हैं। टेहली तरंगदैर्घ्य λ0 वह अधिकतम तरंगदैर्घ्य है जो किसी
प्रकाश संवेदी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने में सक्षम होती है। जब आपतित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य इस मान से अधिक हो जाती है तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन रुक जाता है, भले ही प्रकाश की तीव्रता कितनी भी बढ़ा दी जाए। मतलब ये कहा जा रहा है कि आपका जब आपतित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य इस मान से अधिक हो जाती है तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन रुक जाता है, भले ही प्रकाश की तीव्रता हम कितना ही बढ़ा दें। इस संबंध कार्यफलन φ0 से प्रदर्शित किया जाता है, जो होता है क्या, φ0 बराबर hc अपॉन लैम्डा जीरो। लैम्डा जीरो क्या होता है, देहली तरंगदैर्घ्य है। यहाँ पे h क्या है, प्लांक नियतांक है, और c क्या है, प्रकाश की चाल, जो कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, यहां से ध्यान दीजिएगा। निम्न चित्र में प्रदर्शित तार में I धारा प्रवाहित हो रही है। अर्धवृत्त के केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा? पहला, प्रत्येक स्मॉल l लंबाई के सीधे भाग के कारण। दूसरा, त्रिज्या r के अर्धवृत्त के कारण। हमें दो चीज पूछा गया है, एक बार जब सीधा तार होगा, दूसरी बार जब क्या होगा, कैपिटल R के अर्धवृत्त के कारण होगा। ठीक है, तो इसका उत्तर देखते हैं हम लोग। इसका क्या देखते हैं उत्तर। देखिए, प्रश्न उत्तर संख्या 2 का अंगा, प्रत्येक L लंबाई के सीधे भाग के कारण। पहला जो है आपका पहला प्रश्न जो दिया गया था सीधे भाग के लिए, उसके लिए हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। प्रत्येक L लंबाई के सीधे भाग के कारण केंद्र O तार के सीधे भागों की अक्ष पर स्थित है। जैसे अगर आपका आकृति कुछ इस तरीके से था तो उसमें जो आपका ये केंद्र होगा, ये सीधे भाग के अक्ष पे होगा, क्योंकि आकृति कुछ इस तरीके से बनी हुई थी अर्धवृत्त के लिए। यह क्या होगा, अगर सीधा भाग लिया जाए तार का तो ये क्या होगा, उसका अक्ष पे ही केंद्र होगा। चलिए आगे देखते हैं। बायो सावर्ट नियम के अनुसार यदि कोई बिंदु किसी धारावाही सीधे तार की अक्ष पर स्थित हो तो उस बिंदु पर तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान 0 होता है। अतः प्रत्येक L लंबाई के सीधे भाग के कारण केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र 0 होगा। दूसरा देखते हैं, दूसरा जो हमें बिंदु दे रखा है, क्या दे रखा था कि R त्रिज्या के अर्धवृत्त के कारण। ये आपका है दूसरा पॉइंट, दूसरे प्रश्न का उत्तर। एक पूर्ण वृत्ताकार लूप के कारण उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र B का सूत्र क्या होता है, μ0I/2R, जहां μ0 क्या होता है, निर्वात की चुंबकीय पारगम्यता होता है। μ0 क्या होता है, निर्वात की चुंबकीय पारगम्यता। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या दे रखा है, देखते हैं। क्या रखा है, कला संबद्ध स्रोत से आप क्या समझते हैं? कला संबद्ध स्रोत से आप क्या समझते हैं? चलिए देखते हैं। प्रश्न उत्तर संख्या 2 का च। ठीक है, क्या रखा है, कला संबद्ध स्रोत प्रकाश के ऐसे स्रोत होते हैं जिनसे निकलने वाली प्रकाश तरंगों के बीच आवृत्ति समान होती है, कालांतर या नियत रहता है, जो समय के साथ नहीं बदलता है। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, आपका खंड ब समाप्त हुआ, खंड स देखते हैं। यहां से खंड स तीसरे का क
प्रश्न दे रखा है, विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती हैं, इसकी विशेषताएं लिखिए। खंड स प्रश्न उत्तर संख्या 3 का क में क्या पूछा गया है कि विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती हैं, इसकी विशेषताएं लिखिए। ठीक है, इसकी विशेषताएं लिखिए, ये पूछा गया है। चलिए इसको देखते हैं हम लोग। प्रश्न उत्तर संख्या 3 क का क विद्युत चुंबकीय तरंगे ये वे तरंगे हैं जो दोलनकारी विद्युत क्षेत्र E और दोलनकारी चुंबकीय क्षेत्र B के परस्पर लंबवत होते हैं। मतलब चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र के लंबवत होते हैं। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र परस्पर क्या होते हैं, लंबवत होते हैं और तरंग की दिशा के लंबवत होने से बनती हैं। ये तरंगे प्रकृति में अनुप्रस्थ होती हैं और इन्हें संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। मतलब हम कह सकते हैं कि विद्युत चुंबकीय तरंगों को संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। जैसे अगर एक व्यक्ति कार में बैठा हुआ है और कोई कार के बाहर खड़ा है और कार की सभी शीशा बंद हैं, तो बाहर से बोलने वाला व्यक्ति को अंदर बैठे हुए व्यक्ति को नहीं सुनाई देगा, ना अंदर के बैठने वाले व्यक्ति को बोलने पर बाहर वाले व्यक्ति को सुनाई देगा, क्योंकि आवाज को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, माध्यम की आवश्यकता होती है। लेकिन वही कार के अंदर बैठे वाले व्यक्ति अगर मोबाइल लिया है, ठीक है, और बाहर अगर व्यक्ति मोबाइल लिया है, तो आसानी से एक दूसरे से मोबाइल के द्वारा बात कर सकते हैं, क्योंकि मोबाइल में जो तरंगे काम करती हैं वो विद्युत चुंबकीय तरंगों पर कार्य करती हैं। ठीक है, इसकी विशेषताएं देखते हैं हम लोग। प्रकृति में इसकी क्या है, ये अनुप्रस्थ तरंगे हैं। क्षेत्रों की लंबवत विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र सदिश एक दूसरे और तरंग के संचरण की दिशा के लंबवत होते हैं। वेग इनका देखते रहते हैं। निर्वात में सभी विद्युत चुंबकीय तरंगे प्रकाश की वेग से यात्रा करती है या फिर गमन करती हैं या चलती हैं। ऊर्जा, ये तरंगे ऊर्जा और संवेग का वहन करती हैं। गति, ये त्वरित आवेशों द्वारा उत्पन्न होती हैं। ठीक है, अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है। अगला प्रश्न कह रहा है 3 का ख। अगला प्रश्न जो है हमारा, यहां देखिए, किसी उत्तेजित हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ईवी को क्या पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इस इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग ज्ञात कीजिए। इस इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं इसके लिए। क्या करते हैं, देखते हैं इसके लिए। हमारा क्या है, प्रश्न उत्तर संख्या 3 का ख है, इसका हल निकालते हैं। प्रश्न उत्तर संख्या 3 का ख का हल देखते हैं। ठीक है, क्या दे रखा है हमें, हाइड्रोजन परमाणु में nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा En का सूत्र होता है आपका, देखते हैं। हाइड्रोजन यहां से हाइड्रोजन परमाणु में nवीं कक्षा में nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा En
इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा किससे दिखाते हैं? ई एन का सूत्र है, का सूत्र है। क्या होता है? ई एन बराबर माइनस 13.6 बटे एन स्क्वायर, बटे क्या होता है? एन स्क्वायर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ईएन का मान हमें क्या दे रखा है? माइनस का 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर माइनस 13.6 बटे एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो यहां से मैं इसको लिख सकता हूं एन स्क्वायर बराबर आपका 13.6 बटे 3.4। ध्यान रहे माइनस से माइनस कट जाएगा, आपका क्या हो जाएगा? प्लस। और इसको हम भाग देते हैं तो ये आपका कट जाएगा 4 बार में, कितनी बार में? 4 बार में। हम इसे लिख सकते हैं एन स्क्वायर बराबर 4, तो एन बराबर किसके हो जाएगा? 2 के। एन बराबर किसके हो गया? 2। ठीक है, एन बराबर किसके हो गया? 2 के। अतः हम कह सकते हैं एनवी कक्षा में इलेक्ट्रॉन का जो कक्षा होगा वो दूसरी होगी। एन का मान कितना आ गया? 2, यानी ये कक्षा क्या बता रहा है? 2। तो अब हम लोग यहां से फिर से लिख सकते हैं, देखिए ध्यान देखिए, यहां से ध्यान दीजिए। एनवी कक्षा में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग, एनवी कक्षा में इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग, संवेग को हम किससे दिखाते हैं? एल एन बराबर होता है आपका एन इंटू एच अपॉन 2 पाई। ठीक है, तो एन का मान हमें कितना दे रखा है? तो ये हो जाएगा L2, यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ होगा H अपॉन 2 पाई। तो 2 से 2 क्या हो जाएगा? कट जाएगा, बचेगा कितना? H अपॉन पाई, H अपॉन पाई। ठीक है, यहाँ देखिए, तो L2 बराबर हम लोग लिख सकते हैं H। H क्या है? प्लांक नियतांक है, और प्लांक नियतांक का मान होता है 6.626 गुणित 10 की घात माइनस 34 जूल सेकेंड बटे पाई का मान होता है 3.14159। यदि हम इसमें भाग देते हैं और भाग दे के हल करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 2.11 गुणित 10 की घात माइनस 34 जूल सेकेंड। याद रहे लगभग में आंसर आएगा, लगभग में। ठीक है, 2.11 10 की घात माइनस 34, इतना क्या आएगा? लगभग में आंसर आएगा। ठीक है, ये हमारा हो गया क्या? प्रश्न संख्या 3 का ख। हाँ, ख। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है पोलराइड से समतल ध्रुवित प्रकाश का संसूचन कैसे करेंगे?
प्रश्न उत्तर संख्या 3 का क कह रहा है पोलराइड से समतल ध्रुवित प्रकाश का संसूचन कैसे करेंगे। ठीक है, देखते हैं इसका आंसर। इसमें आपको थोड़ा विस्तृत मैं करके दिया हूं, आप यहां से थोड़ा देख लीजिएगा। आपका आंसर बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन मैं इसे विस्तृत में समझाया हूं। समतल ध्रुवित प्रकाश, सबसे पहले ये जानते हैं क्या होता है। समतल ध्रुवित प्रकाश वह होता है जिसमें विद्युत क्षेत्र के कंपन प्रकाश के संचरण की दिशा के लंबवत केवल एक ही तल में सीमित होते हैं। पोलराइड एक ऐसा उपकरण है जो केवल उस दिशा के समांतर विद्युत क्षेत्र के कंपनों को संचित करता है जिसे पोलराइड की परगमन अक्ष कहा जाता है। ठीक है, अब संसूचन की विधि देखते हैं, पहचानेंगे कैसे, डिटेक्शन कैसे करते हैं इसको। पोलराइड को घुमाना, एक पोलराइड जिसे विशेषक विश्लेषक या एनालाइजर कहते हैं को संसूचित किए जाने वाले प्रकाश के पथ में रखा जाता है। दूसरा, तीव्रता का परीक्षण के लिए पोलराइड को उसकी अक्ष के परितः धीरे धीरे घुमाया जाता है और इस दौरान पोलराइड से निकलने वाले प्रकाश की तीव्रता को देखा जाता है। परिणाम क्या आते हैं। यदि प्रकाश समतल ध्रुवित है तो पोलराइड के एक पूर्ण घूर्णन, ठीक है, में निर्गत प्रकाश की तीव्रता 2 बार शून्य या कम और 2 बार अधिकतम होती है। ठीक है, जब पोलराइड की पारगमन अक्ष प्रकाश के कंपन तल के समांतर होती है तो तीव्रता अधिकतम होती है। जब पारगमन अक्ष कंपन तल के लंबवत होती है तो तीव्रता शून्य या लगभग शून्य होती है। यदि प्रकाश अध्रुवित है, यदि प्रकाश क्या हो, अध्रुवित हो, पोलराइड के घूर्णन पर निर्गत प्रकाश की तीव्रता नियत रहती है। तीव्रता में परिवर्तन यानी शून्य से अधिकतम तक यह पुष्टि करता है कि प्रकाश समतल ध्रुवित है। इसे सुनिए, तीव्रता में परिवर्तन यानी शून्य से अधिकतम तक यह पुष्टि करता है कि प्रकाश समतल ध्रुवित है। ठीक है, अगले प्रश्न को हम लोग फिर से देख लेते हैं जल्दी से। क्या कह रहा है, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन 5.0 गुणित 10 की घात -11 मीटर या कि कक्षा में 2 गुणित 10 की घात 6 मीटर सेकेंड की चाल से गति करता है। इलेक्ट्रॉन घूर्णन का चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात कीजिए। इलेक्ट्रॉन घूर्णन की चुंबकीय आवृत्ति ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। ए प्रश्न संख्या 3 का ग, इसको हल करते हैं। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि दिया क्या क्या है। क्या देखते हैं, दिया क्या क्या है। दिया है क्या क्या दिया है, तो इलेक्ट्रॉन का मान होता है आपका, ये तो पता ही है, 1.6 गुणित 10 की घात -19 ग्राम। और क्या, आर जो त्रिज्या दे रखा है वह होता है 5.0 गुणित 10 की घात -11 मीटर। और आपको क्या दे रखा है, v यानी वेग दे रखा है आपको 2 गुणित 10 की घात 6 मीटर प्रति सेकेंड, ये तो दे रखा है। ठीक है, यह आपको दे रखा है प्रश्न के अंदर। चुंबकीय आघूर्ण का जो हम लोग सूत्र जानते हैं, चुंबकीय आघूर्ण क्या, चुंबकीय
आघूर्ण। इसे हम कैपिटल एम से दिखाते हैं। ये बराबर होता है आपका आई टू कैपिटल ए के। ठीक है, जहां आई क्या है, कक्षीय धारा, और ए क्या है, कक्षा का क्षेत्रफल। जहां आई क्या है, कक्षीय धारा, और ए क्या है, कक्षा का क्षेत्रफल। क्या है, कक्षा का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल। तो कक्षीय धारा जो है, ध्यान से देखिएगा, कक्षीय धारा जो होता है आई बराबर, जो होता है आपका ई अपॉन कैपिटल टी, ई अपॉन कैपिटल टी। और इसी आई यानी कक्षीय धारा को हम लिख सकते हैं ई अपॉन, जो कैपिटल टी है वो होता है 2πr अपॉन स्मॉल वी के। अपॉन क्या होता है, स्मॉल वी के। ठीक है, क्योंकि टू टी बराबर होता है 2πr अपॉन वी। ठीक है, ये हो जाएगा आई बराबर ई इंटू वी अपॉन 2πr। ठीक है, तो अब हम लोग चुंबकीय सूत्र का उपयोग करेंगे। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे m बराबर क्या है, आई इंटू ए। आई का मान हम लोग यहाँ पे रखेंगे, ये हो गया चुंबकीय आघूर्ण कैपिटल एम टू आई। तो आई के स्थान पे क्या लिखेंगे, ई वी अपॉन 2πr, और ए आपका है। ठीक, तो ए के स्थान पे क्या लिखेंगे हम लोग, ए के स्थान पे क्या लिखेंगे, पाई इंटू आर स्क्वायर। पाई इंटू आर स्क्वायर। देखिए पाई से क्या हो जाएगा, पाई कट जाएगा, और आर की घात से काटेंगे तो ये आर कट जाएगा। मतलब आया कितना, ई वी अपॉन 2, और यहाँ क्या बचा, आर। यहाँ क्या बचा, आर। ठीक है, अब इसका मान निकाल लेते हैं हम लोग। चुंबकीय आघूर्ण का मान निकालेंगे तो ये लिख सकते हैं कैपिटल एम बराबर ई का मान कितना होता है यहाँ पे, 1.6 गुणित 10 की घात माइनस इस। v का मान हमें कितना दे रखा है, तो v का मान हमें दे रखा है 2 गुणित 10 की घात 6 मीटर पर सेकेंड। और r का जो मान दे रखा है हमें, वह दे रखा है 5.0, फिर 10 की घात माइनस 11 बटे में क्या है, 2। 2 से तो 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, तो कटने के बाद में यहाँ क्या बचा, ध्यान से देखिए 1.6, यहाँ क्या बचा 5.0, फिर 10 की घात कितना हो जाएगा आपका, माइनस का 24। इसको अगर हल करते हैं, ये आपका हो जाएगा 1685, मतलब 8.0 गुणित 10 की घात माइनस 24। ठीक है, एमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आपका क्या आ गया, कैपिटल एम का मान, और ये आपका क्या है, आंसर। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। अगला जो होगा आपका खंड, उसे हम अगले वीडियो में हल करेंगे। आपको यदि वीडियो अच्छा लगता है
और आपको कुछ सीखने को मिलता है तो आप इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग इसके आगे रिकॉर्ड करेंगे।